न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो हम सुनते रहना, ठीक है। आप देखेंगे प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है, यानी कि अपने एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है, रहने लायक होता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल जैसे घास, ये चल नहीं सकता, जिसमें गति नहीं होती, या गति जैसे हिरण, ये दोनों प्रकार के भोजनों का अभिगम या मीगम मतलब जा कर के भी खा सकता है, और इसके पास कोई चीज़ हो तो उसे भी खा सकता है। तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर इसके पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। गाय तथा शेर क्या करते हैं, देखो उपकरण का मतलब क्या है, ये क्या करेगा, गाय क्या खाएगी, घास को, और हिरण भी खाएगी घास को, और शेर किसको खाएगा, हिरण को, यानी कि पूरी श्रृंखला को बनाते हैं, ठीक है, एक श्रृंखला बनती है। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अन्य युक्तियाँ, कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन यानी कि तोड़ना शरीर के बाहर ही करते हैं और उसका उपयोग अवशोषित करते हैं, और उसमें से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अवशोषित करते हैं। फफूंद, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक, क्या है ये, कवक है। कवक मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव, ठीक है, उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर की तरफ करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीवों द्वारा किस प्रकार का अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लेना किया जाए तथा उसके पाचन विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। कार्यशैली मतलब किस तरीके की जीवन शैली है उसकी। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जीवों के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनमें पोषण प्राप्त करते हैं या पोषण की युक्त अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीताकृमि क्या है, शरीके बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ये क्या है, जितने भी जीव दिखाए गए हैं ये क्या है, विषमपोषी प्रक्रिया को अपनाते हैं। विषमपोषी यानी कि दूसरों पर, जूहा अपना खाना बनाता है, दूसरों से लेता है ना, बस। जीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि भोजन और उनके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न होती है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र अलग अलग होता है, यानी कि पूरा सिस्टम पाचन का अलग होता है। एक कोष के जीव में संपूर्ण भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोष की उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्त मतलब आगे बढ़ता घटता रहता है, भोजन ग्रहण करता है। या प्रवर्त जिससे भोजन लिया जाता है उसे बोलते हैं प्रवर्त। क्या बोलेंगे, प्रवर्त। भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित मतलब मिल करके होकर के खाद्य रिक्ति मतलब जिसमें खाना रखा जाता है बनाते हैं। खाद्य रिक्ति का हमने पेड़ों में भी पढ़ा है, जिसमें पानी भरा रहता है, रिक्तिकाएँ होती हैं पेड़ों में बड़ी बड़ी, तो खाद्य रिक्ति उन्हें बोलते हैं जिनमें खाना रख लेता है वो, ठीक है। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन, जटिल पदार्थ किसे बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सरल पदार्थ में तोड़ा जाता है, और वे कोश के द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। विस्तृत मतलब मिल जाते हैं। बचा हुआ अपाच्य पदार्थ कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, यानी कि निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोश के जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण कर लिया जाता है। एक स्पेशल स्थान से क्या ले लिया जाता है, भोजन इस स्थान तक क्या हो जाता है, पश्चाम की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढक लेता है। क्या कर लेता है, ढक लेता है। मनुष्य में पोषण देखेंगे, यानी कि मानव में किस तरीके से पोषण होता है वो देखेंगे। आहार नाल मतलब ये वाला हिस्सा, ये ठीक है, जिसे एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोफेगस। रूप से मुंह से गुद्दे तक विस्तारित होता है। विस्तारित मतलब आगे भेजा जाता है, एक नली है। हम इस नली के विभिन्न भाग को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार अंदर की तरफ जाता है, प्रविष्ट मतलब अंदर जाता है, उसका क्या होता है, यह प्रक्रम की, यहाँ पे हम उस प्रक्रम की चर्चा करेंगे। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिसे वह उसी प्रकार छोटे छोटे कणों में बदलता है। इसे हम दांत से चबाकर पूरा करते हैं, क्योंकि आहार का अस्तर मतलब क्या होता है, बाहर वाला हिस्सा। क्या है, अस्तर
स्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है। पहले हम गीला कर लेंगे, गीला करने से आसानी से नीचे की तरफ चला जाएगा ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं, यह लार ग्रंथियों से निकलने वाला एक रस है जिसे लार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाला रस कहते हैं, लार रस कहते हैं। ठीक है। जिसे भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित यानी कि तोड़ देता है। यह काम जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उत्प्रेरक मतलब भाग नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन उसकी गति को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम है जिसे हम लार एमीलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीलेस। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में, यानी कि किसको मंड किसे बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को उसे जटिल शर्करा में, क्या है? सरल शर्करा में। जटिल क्या था? मंड, और सरल क्या था? शर्करा। भोजन को दबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है? पूरी तरीके से। पेशीय जिह्वा का मतलब क्या है? यहाँ पे पेशी होती है हमारे जीभ में, पेशी मतलब मसल्स होंगी। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमांकुचन का मतलब होता है सही तरीके से अंकुचन होना, यानी कि क्रिया का पूरा होना। गति पूरी भोजन नली में होती है। क्रम के बाद हिलना डुलना जो होता है ना, वो पूरी उसमें होता है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्राशिका ईसोफेगस, ठीक है, द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक बृहद अंग है। बृहद मतलब बड़ा, जो भोजन के आने पर फैलता है। अमाशय की पेशियां भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता करती हैं। यह पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर रस क्या है? ग्रंथियों से निकलने वाला रस है। जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे पेप्सिन और स्लेस्मा। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। स्लेमा भी क्या है? एक एंजाइम है। ये निकालती है किससे निकालेंगे? जठर ग्रंथियों से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं। पेप्सिन एंजाइम को वो क्या होते हैं? बनाने में सहायक होती है। आपके विचार में अम्ल कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा। देखो, उसने पूछा है कि अम्ल क्या काम करेगा? अम्ल करेगा जितनी भी गंदगी हमारे भोजन के साथ आती है उसे खत्म करने का काम करता है। क्या करता है? उसे खत्म करने का। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक यानी कि अंदर वाली स्तर मतलब लेयर की अम्ल से रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? अम्ल से। क्योंकि अम्ल क्या करता है? चीज़ों को खराब करने का काम करता है ना, तो वो श्लेष्मा क्या है? बचाएगा। हमने बहुधा वयस्क को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इस संबंध उपयुक्त वर्णित विषय से नहीं सोचा? अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। यहाँ अब रोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधनी पेशी द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग कह सकते हैं। क्या है? आहार नाल में सबसे बड़ा भाग क्या है? क्षुद्रांत है। अत्यंत कुंडलित मतलब ऐसे, ठीक है। कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित हो जाती है। क्या हो जाती है? अवस्थित का मतलब होना, रखा हुआ होना। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास वाले शाकाहारी तथा सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारियों की क्षुद्रांत बहुत छोटी होती है या छोटी ही होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान होता है। इसके कार्य के लिए यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। श्रावण मतलब यहाँ से निकलेंगे एंजाइम। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय और अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए क्या होता है? उसे क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय। देखो, पहले अमाशय से क्या निकला? अम्ल निकला तो अम्लीय हो गया। फिर अग्नाशय से निकला अग्नाशयी एंजाइम, तो ये क्या बना देगा? क्षारीय।
यकृत से स्रावित पित्त इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त क्षुद्रांत में वसा बड़ी किस्में गोलिकाओं के रूप में होती है, जिसे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित यानी कि तोड़ने का काम करता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण क्या है? इमल्सीकरण, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि अग्नाशयी रस का स्राव करता है। क्या करता है? अग्नाशयी रस का स्राव करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रेप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है? ट्रेप्सिन। प्रोटीन किससे पचेगा? ट्रेप्सिन एंजाइम से। तथा इम्लीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति मतलब क्या होती है? लेयर में ग्रंथि होती हैं। क्या होती है? ग्रंथि मतलब क्या होंगे? ऐसी ग्लैंड होंगी जो कि रस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रस। जो आंत रस स्रावित होता है, इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगलियां जैसे प्रबंध होते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुयात यानी कि रुधिर वाहिकाएं यानी कि यहाँ पर होंगी क्या होंगी? हमारी धमनी शिरा। क्या होंगी? धमनी शिरा होंगी, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहद में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुर्दा द्वारा शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इसे क्या बोलेंगे? वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य मतलब बेकार पदार्थ या बही क्षेपित गुर्दा अवरोधी द्वारा नियंत्रित मतलब रोका जाता है। अब दंत क्षय देखेंगे। दंत क्षय का सबसे बड़ा कारण क्या है? दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का क्षय होना या टूटना। दंत क्षरण या क्षय क्या है? इनेमल तथा डेंटिस्ट के सने मृदुकरण के कारण होता है। मृदुकरण मतलब धीरे धीरे, सने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा, देखो दंत क्षरण या दंत क्षय देखेंगे। इनेमल तथा डेंटिस्ट सने। डेंटिस्ट क्या होता है? देखो इनेमल और डेंटिस्ट ये क्या है? दांतों के नाम है। धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मृदुकरण के कारण छनने लगते हैं। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा क्या होती है? जीवों से बनी हुई शर्करा जैसे शक्कर पर क्रिया करके अम्ल बनता है, तब इसे इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना लेते हैं, या इनकी चिपक जाते हैं और दंत के छोटे छोटे क्या बना लेते हैं? कण बना लेते हैं। ये जो प्लाक होते हैं जो दंत को ढकते हैं, इसीलिए तथा लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक पहुंच नहीं पाती। क्या? लार नहीं पहुंच पाती दांत की सतह तक। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन उपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लक हट जाते हैं। भोजन के तुरंत बाद प्लक हट जाएंगे। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीवी मज्जा में प्रवेश कर जाते हैं। किसमें कर जाते हैं? मज्जा में, तथा जलन व संकरण का कारण बनते हैं। मज्जा मतलब खून में। ठीक है। ब्लड मैरो, बोन नहीं कहते, वो बोलते हैं ब्लड बोन मैरो, वो ये। ठीक है। अब देखेंगे पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण यानी कि अंतर्ग्रहण मतलब अंदर लेना प्रक्रम के लिए होता है, कोशिका उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती है। विविध जीव जिसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ने के लिए, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती यानी कि इस्तेमाल ही नहीं की जाती ऑक्सीजन। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पायरोबिक में विखंडन होता है, यानी ग्लूकोज क्या बन जाएगा? पायरोबिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पायरोबिक अम्ल। क्या बना? पायरोबिक के अणु बन जाएंगे। ठीक है। पायरोबिक अम्ल ही होता है। ठीक है।
यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें होती है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्मा में होगी। इसके पश्चात पायरोबिक एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? ईस्ट में, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति यानी कि वायु नहीं होगी तब होगा, इसीलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, और अवायवीय श्वसन क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी ही नहीं। ठीक है। अब जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? वायवीय श्वसन का यूज़ करते हैं, जबकि अमीबा और ईस्ट किसका यूज़ करता है? अवायवीय श्वसन। ठीक है। पायरोबिक का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जहाँ पे ऑक्सीजन का विखंडन, पायरोबिक का विखंडन करके ऑक्सीजन का, देखो पायरोबिक टूटता है तो ऑक्सीजन का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिकांग, कोशिका का अंग है और सेल का पावर हाउस है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके 3 कार्बन ऑक्साइड के अणु देता है। दूसरा उत्पाद जल होता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? वायु की उपस्थिति में। यह वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि ऊर्जा ज़्यादा मिलती है। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव यानी कि कमी होती है, पायरोबिक के विखंडन यानी कि पायरोबिक के टूटने से दूसरा पद अपनाया जाता है। पायरोबिक के एक 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसकी वजह से क्रम्प या कपन होने लगती है। क्या होने लगती है? पैर कपने लगती है। क्या होने लगते हैं? पैर कपने। अब देखो, ग्लूकोज है, 6 कार्बन के अणु है, कोशिका द्रव्य में है। पायरोबिक अम्ल 3 कार्बन के अणु बनेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। ईस्ट में क्या होगा? ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तो इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? इथेनॉल का C2H5OH। ये तो क्या है? तो उसका था ना। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का पता है? हाँ, CO2। अब देखो, ऑक्सीजन का अभाव है हमारी मांसपेशियों में, लैक्टिक अम्ल बनेगा और कार्बन के 3 अणु निकलेंगे। कितने निकलेंगे? कार्बन के 3 अणु। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? तीनों ही चीज़ों में हम ये कर रहे हैं कि हम ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्कालीन एटीपी नामक अणुओं के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। एटीपी क्या होता है? ट्राई एडिनो फॉस्फेट। ठीक है। ट्राई एडिनो फॉस्फेट में क्या हो जाती है? जम जाती है। क्या हो जाती है? सिंपल भाषा में जम जाती है, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है। मोचित का मतलब निकलना, जो कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है। परिचालन का मतलब करना। ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? गर्मी निकलती है। देखो, तुम जरा अपनी नाक के पास हाथ लगा के देखो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? गर्मी का निकलना। क्या होता है? गर्मी का बाहर निकलना। अच्छा, अंदर की तरफ रहना। हाँ, एंडोथर्मिक है ना, तो अंदर रहेगी, अंतरोष्मी, अंदर की तरफ गर्मी रहेगी। ठीक है। और एंडोथर्मिक, वो एक्सोथर्मिक में क्या होता है? बाहर की तरफ गर्मी निकलती है। कहाँ निकलती है? बाहर की तरफ। अब एटीपी देखेंगे। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए एटीपी ऊर्जा की मुद्रा होती है, यानी कि करेंसी की तरह काम किया जाता है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एटीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। अब एटीपी क्या करेगा? ऊर्जा टूटेगी तो हमारा एटीपी प्लस एडीपी टूटेगा। ठीक है। फॉस्फेट, देखो एडीपी प्लस करेगा किसके साथ? फॉस्फेट के साथ, तो क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी। अंतरोधित प्रक्रम कोशिका के अंदर तथा इसी एटीपी का उपयोग क्रिया के परिसंचलन यानी कि चलाने के लिए किया जाता है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जल अंतःस्थल फॉस्फेट संलग्नता खंडित हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो 30.50 किलो जूल मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित यानी कि निकलती है। सोचिए, एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए प्रदान करती है। क्या ऊर्जा प्रदान करती है? यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग
सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्र का आवेग संरक्षण आदि के अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। ठीक है।